मरेगा। और अगर बीजेपी ये समझती है कि इस तरह का कानून बनाकर हमको डराया जा सके, तो सुन लो भारत के वजीर आजम, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हम जालिम हुकूमतों से डरने वाले नहीं हैं। That he hates Muslims। और ये इसलिए कह रहा हूं कि CAA का कानून बहैसियत एक हिस्ट्री के तालिब इल्म के मुझे याद दिलाता है हिटलर के न्यूरमबर्ग लॉस का। और हिटलर ने भी इसी तरह से न्यूरमबर्ग लॉस को बनाया था। और दुनिया ने देखा कि उसके बाद हिटलर की जर्मनी ने यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर उनको खत्म कर दिया गया। 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर या कंसंट्रेशन कैंप्स में डालकर उनको खत्म कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि आज हमारे मुल्क में जो माहौल है वो यकीनन मुझे हिटलर की जर्मनी, मुसोलिनी का इटली और रवांडा की याद दिलाता। हिटलर की जर्मनी में यहूदियों को, जूस को चूहा कहा जाता था, रैट्स कहा जाता था। रवांडा में हुटीज को कॉकरोचेस कहा जाता था। और भारत में भारत के होम मिनिस्टर मुसलमानों को दीमक कहते हैं, टर्माइट्स कहते हैं। और जब हिटलर ने जूस को रैट्स कहा, एक्सटर्मिनेशन हुआ जूस का। जब रुवांडा में हुतीज को कॉकरोचेस कहा गया, लाखों हुतीज का कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ। मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में इस तरह का इंजाम मुसलमानों का हो। और हम भारत में इंडियन बाय बर्थ भी है और इंडियन बाय चॉइस भी। इसलिए कि जब जिना ने टू नेशन थियरी की बात की और जिना के से पहले, सबसे पहले टू नेशन थियरी की बात करने वाले इस अनहोलीनेस मिस्टर सावरकर थे, जिन्होंने टू नेशन थियरी की बात की और उनकी बात से मुतासिर होकर जिना ने पैगाम दिया। और हम तमाम ने जिना के पैगाम को ठुकराया। और मैं सलाम करता हूं हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने 1940s में जिना के टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया। और उसके बावजूद भी आज भारत के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इस तरह का कानून बनाकर, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कल विजयवाड़ा में भी कहा था, बहुत से मीडिया के जिम्मेदारों को तकलीफ हुई। मेरा मकसद उनको तकलीफ पहुंचाना है। और मैं इसलिए आज माननीय बारिश से कह रहा हूं कि ये जो कानून CAA का बना है, ये भारत को रिलीजन के नाम पर बांटने की एक कोशिश बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लाइंग टू हिज ट्रूथ। और उसका एग्जाम्पल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने रामलीला ग्राउंड में कहा था कि CAA सिर्फ सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। इनकी झूठ ये है कि आसाम में 19 लाख लोगों के नाम NRC में नहीं आए। बीजेपी जानती है कि 19 लाख में 5 लाख मुसलमानों के हैं और बाकी 13 लाख नाम नॉन मुस्लिम्स के हैं। और बीजेपी उन 13 लाख नॉन मुस्लिम्स को CAA के तहत सिटीजनशिप देगी। और वो 5,30,000 जो मुसलमानों के नाम नहीं आए, उनसे कहा जाएगा कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाकर अपना केस लड़ो। और अगर वहां पे हार जाते तो डिटेंशन कैंप में जाओ, हाई कोर्ट में अपील करो। और हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट को जाओ। ये इनकी झूठ है। और आसाम के NRC के बाद 13 लाख नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देंगे और मजहब के नाम पर मुसलमानों को नहीं देंगे।
यह पहला झूठ भारत के प्राइम मिनिस्टर का। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक न्यूज छपी। हमारी एक बेटी जिसका नाम जबिंदा बेगम, 15 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हाईकोर्ट को दिखाए। 15 डॉक्यूमेंट्स जबिंदा बेगम है शोन टू द कोर्ट्स। और क्या डॉक्यूमेंट थे? लैंड रेवेन्यू का पेमेंट स्लिप, 1966 का वोटर लिस्ट, उनके मां बाप का उसमें नाम, विलेज का प्रधान यानी सरपंच ने उनकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके दिया, उनके मां बाप का और उनके 2 भाइयों का नाम 2015 की 2015 के वोटर लिस्ट में आया और वो यहां पैदा हुई। उसके बावजूद भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स इनफ नहीं है, आप डाउटफुल सिटीजन हैं। ये अंजाम आसाम में हो रहा है। ये आसाम में जो हुआ, याद रखिए, ये ट्रेलर है, ये पूरे मुल्क में होगा। इसीलिए हमको एहतजाज करना है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि हकीकत आपको बता रहा हूं कि 5 लाख जो मुसलमानों का नाम आसाम में नहीं आया, वो तमाम के तमाम अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में उनको केस लड़ना पड़ेगा। और आसाम में एनआरसी आकर 6 महीने हो गए और 6 महीने के बाद भी कोई भी आदमी अपील नहीं कर सकता, इसलिए कि एनआरसी ने उनको एक स्लिप देना है अपील के लिए, वो दे नहीं रहे। इसलिए नहीं दे रहे कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत तमाम नॉन मुस्लिम्स को CAA के तहत सिटीजनशिप देगी। उसके बाद वो 5 लाख मुसलमानों को अपील करने का वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये इनकी साजिश है। ये भारत में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बल्कि स्टेटलेस बनाना चाहते हैं कि इस मुल्क में इनको रखें, ये कहीं बाहर नहीं जाए, इनके वोटिंग राइट्स इनसे छीन लिए जाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है वो उनसे छीन लिया जाए। ये काम बीजेपी की हुकूमत कर रही है और ये पूरा इनका करना इनका मकसद बन चुका है। इसीलिए बार बार प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो हम भारत के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाह रहे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो हम आगे बढ़कर आपसे मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। आप पीछे मत हटिए, हम अब आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और दिल्ली की हमारी मां और बहनों ने सही कहा, सुनो वानियम बाड़ी के मर्दों, दिल्ली के महिलाओं ने, हमारी मां और बहनों ने कहा, हम मर्दों को पैगाम देकर कहा कि कल हमारे जनाजे उठेंगे, तो जब तुम क्या करोगे, जनाजे उठने से पहले जिंदा होने का सबूत दो और एहतजाज हम करेंगे तो ये हमारे जिंदा होने का सबूत है। हम बीजेपी और CAA के खिलाफ नारा लगाएंगे तो सबूत है कि हमारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है। अगर हम अमित शाह के खिलाफ नारा लगाएंगे तभी भारत का संविधान बचेगा। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो याद रखिए, कल जो आने वाली नस्ल है वो आपसे और मुझसे सवाल करेगी कि बताओ, जब 2019 और 20 में इस तरह का काला कानून बनाया गया था तो आप लोगों ने क्या किया था। तो सोचो, आज से 20 साल के बाद जब आप और हम शायद इस दुनिया में नहीं रहे, अगर रहेंगे भी तो हम फक्र से आने वाली नस्ल को कहेंगे कि हम वो हैं जिन्होंने वक्त के फिरौन और नमरूद से मुकाबला किया था और इस मुल्क को बचाया था। हम वो हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान को जिंदा रखा, टीपू को हमने मरने नहीं दिया। जिस तरह टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और अपनी जान को कुर्बान किया, इसी तरह हम टीपू को अपना मिसाल और अपना हीरो बनाकर ऐसे जालिम हुकूमत से मुकाबला करेंगे। ये पैगाम मैं आपको देने आया हूं और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो मेरे कय्यूर नौजवान साथियों,
जब दुनिया में आते हैं तो सिर्फ एक मर्तबा हम जिंदा रहते हैं। मेरा एक करीबी हिंदू दोस्त है, बहुत बचपने का दोस्त है, मुझसे बार बार बोलता कि सर तुम ऐसी ऐसी बातें करते, तुमको डर नहीं होता कि कहीं तुमको कोई गोली मार दे, कहीं तुमको कुछ कर दे? तो मैं हमेशा हमारे दोस्त से कहता हूं कि प्यारे, हमारे पास एक ही बार जिंदा रहना है, हमारे पास एक ही बार जिंदा रहने का मौका है और बार बार हमको आने का मौका नहीं है। तुम्हारे पास हो सकता, जब एक ही बार जिंदगी दी है तो इसको हमको अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारना है। मौत तो आनी है, याद रखो आप, कोई मौत से बचने वाला नहीं है और एक ही बार मरना है, कोई बार बार नहीं मरता। और जब हम इस दुनिया में आए हैं तो अपना रिस्क, अपनी जिंदगी, अपना जिंदगी का वक्त लिखा कर आए। ना कोई वक्त से पहले मरेगा, ना कोई वक्त के बाद मरेगा। और अगर बीजेपी ये समझती है कि इस तरह का कानून बनाकर हमको डराया जा सके, तो सुन लो भारत के वजीर आजम, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हम जालिम हुकूमतों से डरने वाले नहीं हैं। और ये जो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट असदुद्दीन ओवैसी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी उलेमाओं का प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी सोशल एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक अवामी एहतजाज है, ये पीपुल्स प्रोटेस्ट है। इसका कोई लीडर नहीं है, बल्कि आप तमाम इसके लीडर हैं, आप तमाम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि एनपीआर के ताल्लुक से अभी अब्दुल रहमान साहब ने आपसे कहा है, एनपीआर हम तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से बोलना चाह रहे हैं कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब, इमामों की तनख्वाह 1500 से 3000 की जरूरत नहीं है हमको। तमिलनाडु का मुसलमान अपने इमामों को खुद पैसे दे सकता, अमित से भूखे गरीब नहीं है। तमिलनाडु के इमामों को मोटरसाइकिल की सब्सिडी की जरूरत नहीं है। 15 करोड़ हज हाउस को दिए तो तुमको एहसान नहीं किया हम पे। अगर तुमको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के लिए कुछ कॉन्क्रीट काम करना है, अगर तुम्हारे दिल में तमिलनाडु के मुसलमानों से सच्ची मोहब्बत है, अगर तुम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो और अगर तुम नरेंद्र मोदी को अपना बाप नहीं समझते, तो मैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, if you have any intellectual honesty left, I demand from you, from this historic public meeting of Vanyambari, that your government must put an immediate stay on NPR. That is the proof of your love for the Muslims of Tamil Nadu. ये काम चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु अगर करेंगे तो मैं आपके दफ्तर को आके आपको फूल का हार पहना के जाऊंगा। हाँ, अगर आप ये काम करेंगे तो मोदी नाराज तो हो जाएगा। अब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को ये फैसला लेना है कि वो डेमोक्रेसी को बचाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, वो इंडिया के सेकुलर फैब्रिक को बचाएंगे, वो भारत के प्रियम्बल में जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात की गई उसको बचाएंगे। मैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से अपील करता हूं कि आप डरिए मत, आप तमिलनाडु को बचाइए, आप मुल्क को बचाइए। आपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपने ओथ लिया है। हम AIADMK के चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हैं कि तमिलनाडु में NPR पर स्टे लगाइए, जिस तरह केरला की गवर्नमेंट ने वहां पर NPR पर स्टे लगाया। NPR अगर होगा तो NRC होगा। NPR अगर एक बार हो जाएगा, जब डेटा इनके पास आ जाएगा, सिर्फ NRC के लिए नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। NPR सबसे डेंजरस चीज है।
इसीलिए उसको सेंसस के साथ नोटिफिकेशन उसका जारी किया गया। एनपीआर ने, अगर आप जाकर बैठ जाओ, एनपीआर में बार बार बीजेपी झूठ बोलती है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे। झूठ है ये। आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेबसाइट पर जाइए, इन्यूमिनेटर्स मैन्युअल है, उसमें रूल 2.2.3 और रूल 2.2.6 में क्लियरली लिखा गया है कि इन्यूमिनेटर्स आने से पहले वाइड पब्लिसिटी देना पड़ेगा कि आपके पास जब घर को आएंगे तो आपको अपना एपिक कार्ड, इलेक्ट्रो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड ब्रैकेट्स में लिखे वॉलंटरी, पासपोर्ट, फोन मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। डेटा जमा कर रहे हैं और एनपीआर में जब एक मर्तबा डेटा जमा हो जाएगा, उसके बाद कोई भी ऑफिसर सेक्शन लेवल का उससे कम भी, वो हमारे वकील के नाम के बाजू लिखेगा डाउटफुल, और वकील के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। फिर एक लोकल रजिस्टर बनेगी। लोकल रजिस्टर में कोई भी जाकर किसी के नाम का ऑब्जेक्शन डाल सकता है। ये जब ऑब्जेक्शन डालेंगे, अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे तो एनआरसी। टिल नाउ का मतलब क्या है? आपको विलियम शेक्सपियर होने की जरूरत नहीं है। टिल नाउ का मतलब यह कभी तक, मगर फ्यूचर में करेंगे। टिल नाउ का वर्ड इस्तेमाल किए और नरेंद्र मोदी हमेशा, आप जानते हैं कि झूठ बोलते हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ तो पूरे देश के सामने, कंट्री के सामने जाकर कहा कि मुझे 50 दिन की मोहलत दो, और 50 दिन के बाद किसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दो। डिमोनेटाइजेशन में गरीब मिट गया, परेशान हो गया। नरेंद्र मोदी भूल गए डिमोनेटाइजेशन को। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लोग एनआरसी करेंगे। अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर कहा कि ओवैसी हम एनआरसी करेंगे। नरेंद्र मोदी कुछ और बात करते हैं। अब हैदराबाद में आधार कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड का यूआईडीआई का डिप्टी डायरेक्टर लेटर लिखता है कि आपके पास जो आधार कार्ड है, आप डॉक्यूमेंट्स लाके बताओ, तब जाके आपकी सिटीजनशिप साबित होगी। मैंने चैलेंज किया उस डिप्टी डायरेक्टर को कि आधार कार्ड का सेक्शन 9 ये कहता है कि इट इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो किस बुनियाद पर तुम प्रूफ मांग रहे हो? ये साजिश कर रहे हैं हर तरीके से। इनका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनका वोट छीन लिया जाए। और मैं ये बात फिर से कह रहा हूं हमारे हिंदू भाइयों से, हमारे दलित भाइयों से, हमारे आदिवासी क्रिश्चियन भाइयों से, बल्कि पूरे गरीबों से कह रहा हूं, ये एनपीआर एंटी पुअर है, एनपीआर एंटी मुस्लिम है, एनपीआर एंटी दलित है, एनपीआर एंटी क्रिश्चियन है, एनपीआर एंटी पीपल है। मैं आज वानी अंबाड़ी के लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। आप हाथ उठाकर मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? बर्थ सर्टिफिकेट कितनों के पास है? कितनों के पास नहीं है? यहां भी उठाओ, शर्माने की जरूरत नहीं, आपकी एज नहीं बोलता मैं। 2015 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसकी रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को दी गई,
उस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में खुद ये कह रहे हैं कि 28% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिसमें से 40% मुस्लिम्स और 40% दलित्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब आप बताइए, जब बर्थ सर्टिफिकेट भारत के 40% मुसलमान और दलित के पास नहीं है, कहां से प्रूफ करेंगे आप? कहां से बनाएंगे? क्या गरीब तकलीफ में नहीं आएगा? इसीलिए ये लेजिस्लेशन और ये प्रपोज एनपीआर एंटी पीपल है, एंटी पुअर है। और एनपीआर, जैसा कि अभी यहां पर किसी ने कहा, ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत है, सेंसस से इतराज नहीं है, सेंसस एक्ट के तहत होता है और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। इसीलिए हमको प्रोटेस्ट करना है और जब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे तब तक हम गवर्नमेंट को एक मैसेज देते रहेंगे कि हम CAA, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ हैं। मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी देकर पूरा एनपीआर CAA की लड़ाई में सबसे ज्यादा हमारी मां और बहनें हैं। मैं वानियम बाड़ी से शाहीन बाग के हमारी मां और बहनों को भी सलाम करता हूं कि वो पिछले 60 दिन से एक प्रोटेस्ट को जारी रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनका प्रोटेस्ट कामयाब होगा। अब हम इस प्रोटेस्ट के पीछे नहीं हट सकते, इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, 26 मुसलमान मर चुके हैं, मंगलूर में 2, उत्तर प्रदेश में 24 और उन तमाम को गोली मारकर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने उनको हलाक शहीद किया। और फिर यही मोदी का कैबिनेट का एक मिनिस्टर कहता है इलेक्शन में दिल्ली के कि गोली मारो देश के गद्दारों को। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में बीजेपी के बेंचेस के सामने कहा कि अगर आपको गोली मारना है तो मारो, मैं तुम्हारे सामने ठहरा हूं। क्योंकि भारत में, अगर भारत में सबसे बड़ा गद्दार है तो मैं हूं भारत में सबसे बड़ा गद्दार। क्योंकि जो कोई भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है, जो आरएसएस के खिलाफ है वो गद्दार है। अगर ये गद्दारी का पैमाना है तो मेरा नाम भी गद्दारों में शामिल कर लो, मगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन का गद्दार नहीं हूं, मैं भारत का गद्दार नहीं हूं। हम भारत को बचाने के लिए, अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए CAA, एनपीआर और एनआरसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एहतजाज में हिस्सा लीजिए। तमिलनाडु की गवर्नमेंट को आप उनको मजबूर करिए। और मुझसे यहां पर कहा गया कि मदुराई में, महबूब पालम में लेडीज का प्रोटेस्ट चल रहा है, अल्लाह उनको कामयाब करे। चेन्नई में हमारी मां और बहनों का प्रोटेस्ट चल रहा है, अल्लाह उसको भी कामयाब करे। अब हमको एहतजाज करना है। याद रखिए, अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर हमको स्टेटलेस बनाने की पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1930 में आरएसएस के गोलवालकर ने लिखा था कि मुसलमानों को अगर इंडिया में रहना है तो सिटीजनशिप का कानून उनको नहीं मिलना चाहिए। और वही काम आज इंडिया में नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जामे मिलिया की एक बेटी आज के जलसे में शिरकत की है। जामे मिलिया में दिल्ली की पुलिस ने जामे मिलिया में घुसकर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से बिहार का एक LLM का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट मिनाजुद्दीन की आंख जाए हो गई। मिनाजुद्दीन अपनी एक आंख से महरूम हो गए। हिंदुस्तान के, भारत के प्राइम मिनिस्टर को इसकी फिक्र नहीं है। लेडीज हॉस्टल में घुसकर
लाठीचार्ज हुआ, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को मारा और पीटा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टियर गैस शेल बरसाया गया, जिसकी वजह से एक बच्चे का हाथ काटना पड़ा। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने यह बताया कि जब वो यूपी को गए तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के सामने एक 14 साल का मुसलमान का बच्चा आकर कहता है कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब, ये मेरा शर्ट है और इस पर जो खून के धब्बे ये इसलिए आए क्योंकि जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था तो मेरी पीठ के ऊपर गरम गरम रॉड लाकर रखे, जिससे मेरी पीठ से खून निकला। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से बीजेपी की हुकूमत ने डिस्क्रिमिनेशन किया, टारगेटेड किलिंग्स हुई वहां पर। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो जो 24 बच्चे मारे गए उनके लिए दुआ करिए, उनके खानदान वालों के लिए दुआ करिए। जो बेंगलुरु में पुलिस की फायरिंग से जो 2 बच्चे शहीद हुए उनके खानदान वालों के लिए दुआ करिए। उत्तर प्रदेश की जेल में आज भी 300 लोग, 300 पीपल आज भी उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं, उनके लिए दुआ करिए। ये वक्त हमारे लिए कठिन है, ये वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, मगर मैं हुकूमत से कहना चाहूंगा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे जुल्म को नहीं भूलेंगे, ना उसको भुलाने देंगे। तुमने हमारे बच्चों पर गोलियां चलाई, हम इसको याद रखेंगे। तुमने हमारी बेटियों पर लाठियां बरसाई, हम इसको याद रखेंगे। तुमने हमारे बेटे की आंख को ज़ाये कर दिया, हम इसको याद रखेंगे। तुमने हमारे घरों में घुसकर हमको मारा, हम उसको याद रखेंगे। तुमने हमारी बेटियों को बेवा किया, हम उसको याद रखेंगे। तुमने हमारी माँ और बहनों की कोख को उजाड़ दिया, हम उसको याद रखेंगे। जालिमों, जुल्म करो मगर याद रखो हम भूलने वाले नहीं हैं। तुम्हारे पास ताकत होगी, तुम्हारे पास इख्तिदार है, तुम्हारे पास बंदूक है, तुम्हारे पास गोलियां हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर मेरे पास जो दौलत है, जो मेरे पास जो ताकत है, वो तुम्हारे पास नहीं है नरेंद्र मोदी। वो दौलत मेरे पास ये है कि मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने वाला हूँ और अल्लाह मेरे लिए काफी है। मेरे पास जो दूसरी दौलत है वो मेरा संविधान पर मेरा अटूट भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म, ये नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। और याद रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हमारे बुजुर्गों ने फांसी के फंदे को चूमा, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने जिस्मों पर लाठियां खाई, अपने सीनों पर गोलियां खाई, तभी जाकर ये मुल्क हमको मिला। ये मुल्क की तारीख गवाह कि जब कभी भी जालिम मजलूम पर जुल्म करता है, जालिम खत्म हो जाता है। भारत की जमीन में तासीर है कि जिसने भी जुल्म किया, कुदरत ने ना सिर्फ उसको मिटाया बल्कि कुदरत ने उसको निस्तो नाबूद करके उसको मिटा दिया। तो जुल्म करने वालों, आज वक्त तुम्हारा है, मगर तैयार हो जाओ। जब कुदरत तुमको फना कर देगी, जब कुदरत तुमको मिटा देगी, तुम्हारा नामो निशान भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम इस हुकूमत को बताना चाहते हैं कि अगर